26 प्रश्नों में पूरा रीट का व्याकरण, 26 प्रश्न है, 26 ही टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक पर एक प्रश्न है। ध्यान से देखना, साथ साथ में विश्लेषण को ध्यान से सुनना। ये रीट का पूरा कोर्स मैंने आपके कहने पर बना दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि हमें हिंदी की व्याकरण भी करवा दो, तो ये स्टेप मैंने इसलिए उठाया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 64 प्रश्नों में हमने पूरी शिक्षण विधियां कर ली थी, हिंदी की पूरी शिक्षण विधियां जो रीट में हैं। अब हमें व्याकरण पूरा पढ़ने जा रहे हैं, उसमें 26 प्रश्न है, यानी 90 प्रश्नों में हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम है। इसको देखने का नजरिया आपका सही होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न, पहला टॉपिक। जैसे आप पाठ्यक्रम सामने रख लो और पाठ्यक्रम में जैसे टॉपिक हैं वैसे ही प्रश्न बनाए हुए हैं। पहला टॉपिक है वो आपके तत्सम तद्भव वाला है। मैं L2 की बात कर रहा हूँ। L2 में 2-3 टॉपिक वो हैं जो L1 में नहीं है, लेकिन L1 वाले सारे हैं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। L1 और L2 दोनों का पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा एक प्रकार से अलग से एक निरीक्षण किया गया है। ऐसा शायद आपको कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ये कहूँगा। तो प्रत्येक टॉपिक को क्लियर कराने की कोशिश की गई है और ये आपके कहने पर की गई है। बहुत से कमेंट्स आए हैं कि हमें शिक्षण विधियों की तरह ही व्याकरण भी पूरा करवा दो। तो ये व्याकरण में देखिए आप, पहला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? लक्ष्मण, समश्रु, प्रस्तर, यशोदा। पोता, गेहूं, काठ, गधा। खिड़की, बापू, बाजरा, झगड़ा, इंजीनियर, शादी, अखबार, कैंची। पहले तो आप बताएं कमेंट करके बता दें, फिर मैं आपको विश्लेषण बताता हूं। ऐसे ही कोई विकल्प थोड़ी बनाए गए हैं। पेपर को बनाने में 5 घंटे लगातार 5 घंटे लगे हैं, ये मान लो आप। तो ये सब आपके लिए किया गया है। लक्ष्मण, क्षय आ गया, ये देखो आप, क्षय है, ये क्षय आ गया। दूसरा देखो, दूसरे में समश्रु, श्रेय आ गया। प्रस्तर, प्रय आ गया। यशोदा में ये और शय आ गया। यही विकल्प है जो तत्सम शब्दों का है। इसमें सारे शब्द हैं वो तत्सम है। इनका मैं आपको तद्भव रूप बता देता हूं। लक्ष्मण का लखन होगा, समश्रु का मूछ होगा, प्रस्तर का पत्थर होगा, यशोदा का जसोदा होगा। यशोदा का जसोदा तद्भव रूप है, से वर्ष से यानी दंत आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रस्तर और पत्थर, अगर मान लीजिए यहां पाषाण होता तो पाहन होता। पाषाण का क्या होता है? पाषाण का पाहन, ये दोनों में आपको मिलाना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तत्सम शब्दों की पहचान करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि नीचे रह आ जाए, ऊपर वाला रह है वो अन्य शब्दों में भी आ सकता है, जैसे गर्दन है, मर्द है, सर्द है, गर्मी है, ये सब हैं। लेकिन हमें मतलब क्या है? हमें इससे मतलब है कि हम प्रश्न सही कर सकें, हमें अपवादों में नहीं जाना है। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं, प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नीचे रहे, ऊपर रहे, इसके अलावा क्षय आ जाए, री आ जाए, नय आ जाए, या टे, ड़े के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? टे का प्रयोग होता है। ये सब चीजें हैं वो किस में होती हैं? तत्सम शब्दों में होती है। तत्सम शब्दों में आधा शेठ है, आधा सेठ है। जैसे ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ शब्द क्या है? तत्सम है, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है? आधा शे और ठे आ जाता है। तो इस तरह की ये तरीका है वो आप अपनाएं। पोता, गेहूं, काठ, गधा, सभी तद्भव हैं। ये सारे शब्द हैं वो तद्भव हैं। ये देखो आप, ये तद्भव हैं सारे। जिसमें पोता है, इसका पुत्र नहीं होगा, पोत्र, तत्सम रूप पोत्र। गेहूं का गोधूम, काठ का काष्ठ, ये देखो आधा से और ठे आ गया। गधा का गर्दभ, ये तत्सम रूप है। चंद्र बिंदु का प्रयोग प्राय किसमें होता है? तद्भव शब्दों में होता है। खिड़की, बापू, बाजरा, झगड़ा, ये देशज शब्द है, ये देशज है। ये सभी शब्द हैं वो देशज है। इंजीनियर अंग्रेजी का शब्द है, विदेशी। शादी अरबी भाषा का शब्द है। सारे आपकी किताब में से लिए गए हैं, क्योंकि हमें मतलब है परीक्षा में कोई न कोई उदाहरण आ ही जाए।
अखबार है वो फारसी का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, ये सभी शब्द हैं वो विदेशी हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तत्सम, तद्भव, उद्देश्यज और विदेशी। तत्सम शब्द है वो संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में मूल रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्भव शब्द हैं वो होते तो तत्सम किसके, संस्कृत के ही हैं, लेकिन थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। देशज शब्द है ये मनगढ़ंत होते हैं, इनका कोई भी इतिहास नहीं होता, कोई स्रोत नहीं होता है। तत्सम और तद्भव शब्द दोनों ही हैं, इनकी स्रोत भाषा क्या है, संस्कृत है, इसकी कोई स्रोत भाषा नहीं है, इनकी विदेशी भाषा है। ये तत्सम, तद्भव, उद्देश्य विदेशी होगी। थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न, किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द शुद्ध हैं? अब आप कहेंगे अभी तत्सम तद्भव ले रहे थे, उसके बाद में आपने संधि तो नहीं ली, बल्कि आप तो सीधा ही क्या करवा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द। आपके पाठ्यक्रम में यही क्रम है। आप पाठ्यक्रम निकालो और उसमें देखो, पाठ्यक्रम के अनुसार चलाऊं मैं, वैसा का वैसा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक, कृषाणु। ये अनल, पावक, कृषाणु ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। तीनों ही किसके हैं, अग्नि के हैं। अस्सी नहीं है, अस्सी है वो तलवार। खड्ग, अस्सी, तलवार, खड्ग, कृपाण ये तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रहास, इला, मेदिनी, अवनी ये तीनों धरती के हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रसु है वो माता का है, जननी। विदु, इंदु, हिमांशु, दिनेश, दिनेश नहीं, ये तीनों देखो आप, विदु, इंदु, हिमांशु, सुधांशु ये सब है शशि, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। और दिनेश है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, राजीव, पद्म, कंज, नीर जात। नीर का मतलब जलित होता है, तो ये जल जात, ऐसा थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन कर देते हैं। तो ये देखो, इसमें चौथा विकल्प ऐसा है जिसमें चारों पर्यायवाची शब्द हैं वो कमल के हैं, बाकी एक एक भिन्न है। तो यहाँ एक एक प्रश्न और बन जाएगा, वो क्या बनेगा कि अनल, पावक, कृषाणु, अस्सी इनमें से भिन्न है, तो अस्सी भिन्न हो गया, ये तलवार का है, बाकी अग्नि के हैं। यहाँ प्रसु भिन्न हो गया, ये जननी यानी माता का पर्यायवाची शब्द है, जबकि ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। विदु, इंदु, हिमांशु ये किसके हैं, चंद्रमा के हैं। और दिनेश है वो किसका है, सूर्य का है। जो भी इंपॉर्टेंट शब्द मुझे लगे वो इसमें दे दिए हैं, वोकैबुलरी आपकी साउंड होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, गलत विलोम युग्म नहीं है। इस प्रश्न को ढंग से देखना आपको। चलो पहले आप उत्तर बताएं, उत्तर बता दो आप, फटाफट कमेंट करके बताओ। गलत विलोम युग्म नहीं है, ये प्रश्न ढंग से पढ़ लिया करो। गलत विलोम आ गया फिर युग्म नहीं है, इसका मतलब सही। सही चारों में से एक ही विलोम युग्म है वो सही है, यानी वो जो गलत नहीं है। तो अनाचार, दुराचार है ये तो गलत है, क्योंकि अनाचार दुराचार दोनों एक ही होते हैं। आमिष और सामिष भी एक ही है, आमिष और सामिष मांस खाने वाला। दोषी और निर्दोषी एक नहीं है, लेकिन निर्दोषी शब्द यहां गलत है, ये निर्दोष होता। बताया हुआ है आपको कि अगर यहां ई की मात्रा है और निर उपसर्ग लगता है या निस लगता है तो कभी भी ई की मात्रा नहीं आती अंत में। ये विलोम शब्दों में ध्यान रखोगे, जैसे गुणिका, निर्गुण, स्वार्थिका, निस्वार्थ। ऐसे अनुराग और विराग ये सही है, इसमें चौथा आंसर होगा अनुराग, विराग। विलोम शब्दों को ढंग से देख ले। एकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द देखो, द्विज है, यह अनेकार्थक शब्द है। द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है। अज है, इसके भी दो अर्थ हैं, जैसे ब्रह्मा भी होता है और अज का बकरा भी होता है। अंबर के भी दो अर्थ हैं, वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है, घर के नहीं होते दो, तो यहां घर हो जाएगा। ये एकार्थी शब्द आपके सिलेबस में है। अगला प्रश्न देखिए, उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द है अनुपम। इसमें अन उपमा, अन उपसर्ग है, अन उचित अन उपसर्ग है, अन उदार अन उपसर्ग है, इसमें अनु है। तो डिफरेंट कौन सा हुआ,
चौथे नंबर वाला हो गया। उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द है। उपसर्ग में आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले उपसर्ग है उसको अलग छांट के देख लें कि सार्थक शब्द बचता है क्या, फिर उसका अर्थ है उससे मिलान कर लें। जैसे अन का अर्थ है वो क्या है, नहीं होता है, तो नहीं अर्थ वाले में इसका मिलान कर लें। उपसर्ग को अलग करके आप पे कर लें। जैसे कल वाले उस पेपर में भी आया था ना, अपरिग्रह है, अपरिग्रह है, तो इसमें अ उपसर्ग है, ने की अप उपसर्ग। अच्छी तरह से उपसर्ग में देख लें। उपसर्ग में आपको ये चीज है वो ध्यान में रखनी है। उपसर्ग है वो पहले लगता है, ये भी सही है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इस तरह के प्रश्न है वो इस परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, कम ही चांस है। इसमें शब्द दिया हुआ आएगा, गद्यांश में दिया हुआ आएगा, सामान्य शब्द आएगा। आप उपसर्ग को अलग करके फिर देख लें कि सार्थक शब्द बचा है या नहीं बचा है, फिर उसका अर्थ है उससे मिलान कर लें कि भाई अर्थ है वो सटीक है या नहीं है। ये चीजें आपको देखनी है। तो कल वाले पेपर में एक वो 24 का प्रश्न है वो भी देख लेना। अब कीर्ति लिखा है, अब कीर्ति नहीं लिखा, किसी ने कमेंट करके बताया है। हाँ, तो वो भी डिलीट हो सकता है। 3 प्रश्न हो गए अब 2 की जगह। खैर वो अलग बात है, वो तो अपन थर्ड ग्रेड में देखेंगे। किस विकल्प में सभी शब्दों में एक ही प्रत्यय है? ये प्रत्यय आ गया उपसर्ग के बाद में। तो प्रत्यय है तो सौंदर्य में देखो ये प्रत्यय, सुंदर जोड़िए, अदिति जोड़िए, अदिति, और ये गंतव्य में नहीं है, ये इससे भिन्न है। यहां तव्य प्रत्यय है, गम धातु और तव्य प्रत्यय, ये तव्य प्रत्यय है। इसके अन्य उदाहरण देखो, मंतव्य होगा, दातव्य होगा, धातव्य होगा, कर्तव्य होगा। ये तव्य प्रत्यय होते हैं। ये से पहले आधा आता है, ये से पहले आधा ही किस में आता है, ये प्रत्यय में आता है। तो अच्छी तरह से देख लें कि तय तो नहीं आया है, ये तव्य प्रत्यय होगा, ये इससे डिफरेंट है। तो सभी शब्दों में एक ही प्रत्यय इसमें नहीं है। गरीबी में ई प्रत्यय है, जिंदगी में भी, जिंदगी में गी प्रत्यय है। गरीबी, जिंदगी, नेतागिरी, नेतागिरी में गिरी प्रत्यय है। जैसे नेतागिरी, गांधीगिरी, तो ये गिरी प्रत्यय है। ये तीनों ही प्रत्यय हैं वो अलग अलग हैं, और तीनों ही शब्द वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। शेरनी, मोरनी, ऊंटनी, नी प्रत्यय है तीनों में, यही उत्तर होगा। ढालू में ऊ प्रत्यय है, बाजारू में ऊ प्रत्यय है, टिकाऊ में लेकिन आऊ प्रत्यय है। ये प्रत्यय में ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण हैं? रविंद्र, देखो किस तरह से डिजाइन किया गया है प्रश्न को। रविंद्र में दीर्घ संधि है, रवि जोड़ इंद्र, वी छोटी। सुरेंद्र में गुण संधि है, ये गुण है, सुर जोड़ इंद्र। धनेशना में वृद्धि संधि, न्यून में यण संधि। नयन में अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दोनों तरफ स्वर होते हैं, और ये 5 भेद यहां बता दिया। रविंद्र ये दीर्घ संधि है। संधि पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए। संधि के नियम आपको आते हैं। समान स्वरों का मेल है वो दीर्घ संधि में होता है। दीर्घ संधि में 3 मात्राएं टूटती हैं, आ, बड़ी, ई और बड़ाऊ। गुण संधि में 2 मात्राएं टूटती हैं, ए और ओ। ऋषि वाले शब्दों में गुण संधि होती है। इसके अलावा वृद्धि संधि में आई और औ टूटते हैं, और यण संधि में ये और वैसे पहले आधा होता है, लेकिन सभी उदाहरण ऐसे नहीं होते, बल्कि मातृ पितृ शब्द है वो किस में होते हैं, यण संधि में ही होते हैं। नयन शब्द है, ये और वैसे पहले ए या आ की मात्रा होती है, और ये कौन सी संधि है, ये अयादि संधि है। ने जोड़ अन, सबका संधि विच्छेद है वो सामान्य ही आपको आता ही होगा। ये नी जोड़ ऊन हो जाएगा। ये धन जोड़ एषणा है, एषणा है, इसमें ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी। धन जोड़ एषणा। सुर जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र। दिगंबर, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। दिक जोड़ अंबर, कै का गय हो जाएगा। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जहां भी आपको तीसरा दिखाई दे, तीसरा जहां टूटता हो और वहां अगर मात्रा नहीं टूटती हो, इसका मतलब वहां व्यंजन संधि है, पहला करना है। और 5वां आ जाए तो भी आपको पहला करना है। वाक जोड़ मय, और ये आपको गड़ा उतारना बताया ही था। सम जोड़ कर, उद या उत, आपके बोर्ड की किताब में अब उत ही दे रखा है, तो इसका ध्यान रखना। और यावत जोड़ जीवन, यावत जोड़ जीवन ज्यादातर समास विग्रह में पूछेंगे, और यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तत्, तत् जोड़ लीन, उत जोड़ श्वास या उद जोड़ श्वास,
ये छह के नीचे हल्का निशान है। स्वच्छंद च हट जाएगा, आगम संधि है। स्व जोड़ छंद, अभिषेक में ये स दूसरा है वो तीसरे में बदल जाएगा। कहने का मतलब मूर्धन्य है वो दंते में परिवर्तित हो जाएगा। रामायण है ये भी यहां व्यंजन संधि मानी जा सकती है। राम जोड़ अयन, यहां नय का नय बन जाता है। प्रत्येक नियम दे दिया गया है व्यंजन संधि में। आप देखिए इसमें, आप देखो प्रथम वर्ण का तीसरा बनना, यदि प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा चौथा ये रेलव है या कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यदि प्रथम वर्ण के बाद में पांचवां वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने पांचवें में बदल जाता है। अगर अनुस्वार है तो उसका मय कर दें, और दय या तय के बाद में चय आ जाए तो चय बनेगा, जय आ जाए तो जय बनेगा। ये सारे नियम आ गए। ऐसे इसमें नियम आ गए, लय आने पर लय आ जाएगा। और तय के बाद में यदि शय है, तालव्य शय है, तो दो परिवर्तन होंगे। तय किस में बदलेगा, चय में, और छय किस में बदलेगा, शय में। फिर ये देख लेना चाहिए कि चय या तो, ये देखो ये चय आ गया तो छय या तो बदलेगा नहीं तो यहां नहीं बदलेगा। और ये जो है वो आपके रीट में पहले पूछा हुआ भी है। रीट में ये इस तरह का एक प्रश्न है, वो संधि विच्छेद में पूछा हुआ है। वृक्ष छाया, ये पहले के पेपर देखना आप, उसमें चय हटेगा। अभिषेक है, दूसरा शय जहां भी आए और पूरा हो तब आपको तीसरा शय करना है। और रामायण है, इसमें नए के स्थान पर नए करना है। ये दीर्घ संधि का भी उदाहरण है। सरोज, ये सर है जोड़ जय, नी है जोड़ अक्षर, दू है जोड़ चरित्र, भा है जोड़ कर, नी है जोड़ कलंक। ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है। सारे नियम आ गए हैं। ये देखो, विसर्ग से पहले ए की मात्रा हो, बाद में यदि घोष वर्ण हो और ए हो तो ये विसर्ग सहित ए का ओ बन जाता है। सरोज, मनोज इसी के उदाहरण होंगे। अगर मान लीजिए विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा है और बाद में अगर कोई घोष है यानी स्वर आ जाए तो विसर्ग का रे बनेगा। और अगर मान लीजिए चय आ जाए तो तालव्य शय बनेगा। अगर ये देखो आप आ की मात्रा है और क आ जाए तो तीसरा शय बनेगा। अगर यहाँ ई की मात्रा होती जैसे इसमें है तो ये दूसरा शय बनेगा। ये पूरी आपकी विसर्ग संधि होगी। ज्यादा टेंशन है वो संधि की इस परीक्षा में नहीं लेनी है। एक प्रश्न आएगा तो आएगा, वरना नहीं भी है। किस विकल्प में सभी उदाहरण तत्पुरुष समास के हैं? तत्पुरुष में ये देखो, पहला यथाशक्ति, प्रतिजोड़ एक, इसमें संधि और समास दोनों है। प्रतिजोड़ एक में प्रत्येक में संधि और समास दोनों है। हाथों हाथ, आमरण, दरअसल, मृत्यु उपरांत, इसमें भी संधि और समास दोनों है। मृत्यु जोड़ उपरांत, ये दीर्घ संधि है। ये सभी उदाहरण है वो अव्ययी भाव समास के हैं। ये अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद यदि अव्यय है और पूरा पद अव्यय का भाव देता है तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। बाद में होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद में देखो, वन गमन, वन को गमन, तुलसी द्वारा कृत, ये कर्ण तत्पुरुष है। ये कर्म तत्पुरुष है। हवन के लिए सामग्री, ये संप्रदान तत्पुरुष है। ऋण से मुक्त, ये अपादान तत्पुरुष है। राम का चरित्र, ये संबंध तत्पुरुष है। वन में वास, ये अधिकरण तत्पुरुष है। तत्पुरुष के कारकों के आधार पर 6 वेद 6 के उदाहरण दे दिए। प्रैक्टिस आपको अपनी किताब से करनी है। फिर देखो, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए 2 नंबर में, और यही उत्तर आपको ये प्रश्न पूछा है तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर वाला है वो उत्तर है। नील लोहित, नील और लोहित, यश या अपयश, यहां संधि और समास दोनों है। रुपया पैसा आदि, कृष्ण और अर्जुन, 5 और 20, सुर या असुर, ये सब के सब हैं वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। ये द्वंद्व के उदाहरण। फिर देखो, चतुर्मास, शताब्दी, ये दोनों द्विगु समास के उदाहरण है। द्विगु समास में पहला पद है वो संख्यावाची होता है। महापुरुष, ये कर्मधारी समास है। महान है जो पुरुष। और भवसागर, भव रूपी सागर, ये भी कर्मधारी है। वाल्मीकि और सुग्रीव दोनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। सारे समासों के उदाहरण ले लिए हैं। कोई भी पर्यायवाची शब्द जिसके टुकड़े हो सकते हो यानी योगरूढ़ शब्द है वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। वाल्मीकि का क्या होगा, वल्मीक से उत्पन्न हुआ है जो ऐसे ऋषि, जिसकी ग्रीवा सुंदर है वो,
तो ये दोनों हैं वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ये समास के 6 भेद आपको बता दिए हैं। समास के पदों के आधार पर 4 ही भेद होते हैं, मुख्य रूप से भी 4 ही भेद होते हैं, मूल रूप से 4 भेद हैं। अगला प्रश्न देखो, जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प है पशु, मनुष्य, घोड़ा, पुस्तक, नौकर, यही है उत्तर। मानवता, अपनत्व, अच्छाई, हंसी, दूरी, ये सभी हैं वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक, ता प्रत्यय आ गया, त्व प्रत्यय आ गया, आई प्रत्यय आ गया, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय। इनका बनना भी देख लो, ये जातिवाचक संज्ञा से बना है, ये सर्वनाम से बना है, ये विशेषण से बना है, ये क्रिया से बना है, ये अव्यय से बना है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है। किससे? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जयपुर, यमुना, हिमालय, ताजमहल, चेतक, ये सभी हैं वो व्यक्तिवाचक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है सारे, एक एक ही हैं। सेना, कक्षा, जल, लकड़ी, वायु, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन यहां उत्तर पहला होगा क्योंकि सेना और कक्षाएं वो समूहवाचक मिलेंगे। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो ये पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक है। ऑप्शन रहते हुए इन्हें जातिवाचक न माने। जैसे लकड़ी है वो द्रव्यवाचक है, जबकि कुर्सी है वो जातिवाचक संज्ञा है। इसको समझने का प्रयास करें। तो ये संज्ञा पर था पूरा प्रश्न। जिस तरह से पाठ्यक्रम है उसी प्रकार से हम उसी क्रम में प्रश्न ले रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के उदाहरण है वो इसमें दिए हुए हैं। ये पहला भेद देखिए आप, पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला ही उत्तर है, मैं, आप, वह, वे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं उत्तम पुरुष है, आप मध्यम पुरुष है, वह और वे ये अन्य पुरुष हैं। अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक खुद के लिए प्रयुक्त होता है। मध्यम पुरुष है वो श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, और जिसके विषय में बातचीत की जाए वो अन्य पुरुष होता है। या इन दोनों को छोड़ करके सारे क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। यह, वह, इस, उस, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, ये 2 हैं वो अनिश्चयवाचक हैं। अनिश्चयवाचक, इसमें किसी भी होगा, किसी भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या, किस, ये देखो किसी शब्द है वो तो क्या है? किसी शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि किस, किसने, किसको, किससे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन को और शामिल कर लें। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कब, क्यों, कहां, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते, ये क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर देखो जो, जिस, ये संबंधवाचक सर्वनाम, ये संबंधवाचक है। अपना, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम के ये 6 भेद हैं। मोटे रूप से आपको बता दिए, ये इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गुणवाचक विशेषण शब्द है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 कुल 5 भेद होते हैं। 5वां भेद है वो व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ 5 ही लिए हैं, आपकी किताब में भी 5 दे रखे हैं। वैसे वो जो किताब में उनमें 4 ही दे रखे हैं, जो पहले मैंने आपको बता दिया वसंत में। तो यहां देखिए, सुंदर, बड़ा, प्राचीन, काला, ये गुणवाचक विशेषण है। यही उत्तर होगा। 2 चौगुना, कुछ कम, ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में 2 भेद होते हैं। ये देखो 2 और चौगुना, ये तो निश्चित है, और कुछ और कम है, ये अनिश्चित है। फिर है 5 किलो 2 कोस, ये परिमाणवाचक है। थोड़ा सारा, ये सब है वो परिमाणवाचक है। परिमाण, इनमें ये निश्चित है, ये निश्चित परिमाणवाचक 2 किलो और 5 किलो और 2 कोस। थोड़ा और सारा है वो अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक है। इनका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे थोड़ा शब्द है या कम शब्द है, ये दोनों ही प्रकार के विशेषण हो सकते हैं। कम लड़के संख्यावाचक हो जाएगा। कम दूध, ये
कम दूध है, यहां क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। बनारसी, भारतीय, कश्मीरी, बीकानेरी, ये सभी है वो व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण है। ये कौन से हो गए, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये देखो व्यक्तिवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण होता ही है। या मैंने सार्वनामिक विशेषण नहीं लिया है, तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार। ये देखिए आप, ये सर्वनाम मूल रूप से क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। और सर्वनाम के बाद में यदि संज्ञा का प्रयोग हो जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह पुस्तक बहुत अच्छी है, यहां यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन यह पुस्तक है, इसमें यह शब्द सर्वनाम है। दोनों में अंतर करना है, अंतर पहले का आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, तो दोनों में आप ध्यान रखोगे। जैसे कोई हंस रहा है, यहां कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन कोई लड़का हंस रहा है, यहां कोई क्या होगा, ये कोई शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि कोई के बाद में विशेषण आ गया। कोई है वो विशेषण है, कोई के बाद में संज्ञा आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगे एक बार और आएगा ये देखो, ये आ गया, यह वस्त्र रंगीन है, इसलिए नहीं लिया था मैंने, वाक्य में विशेष्य है, तो इसमें ये देखो यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है, रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है, लेकिन दोनों का ही विशेष्य वस्त्र है। दोनों ही किसकी विशेषता बता रहे हैं, वस्त्र की विशेषता बता रहे हैं, तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। ये विशेष्य है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। विशेष्य संज्ञा भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है। प्राय प्रश्न है वो संज्ञा के रूप में ही पूछते हैं, तो ये विशेष्य हो गया। अगर विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो प्रय विशेषण होता है। जैसे ये देखिए आप, यह वस्त्र बहुत रंगीन है, बहुत रंगीन, या अधिक रंगीन है, अत्यधिक रंगीन है, तो यहां बहुत शब्द है वो क्या हो जाएगा, ये प्रय विशेषण है, प्रय विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, क्रिया विशेषण शब्द है प्रतिदिन यहां जितना शीघ्र, तो क्रिया विशेषण शब्द कौन से हैं, ये देखिए आप, पहला ही है प्रतिदिन यहां जितना शीघ्र। क्रिया विशेषण है, उसके 4 भेद होते हैं। हम बात करें शब्दों की, दोनों ही प्रकार के शब्द हैं वो हमारे सिलेबस में है। शब्द रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इसमें शामिल नहीं की गई है, बल्कि अव्यय जो हैं उनके 5 भेद आपके शामिल किए गए हैं। अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, 5वां भेद है वो निपात होता है। 9वीं कक्षा की हिंदी में पहला जो 2 बैलों की कथा है उसमें निपात पढ़ लेना आप। वो निपात के उदाहरण सारे दिए हुए हैं, एक वाक्यों के उदाहरण दिए हुए हैं, उनमें से कोई प्रश्न आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए आप, एक क्रिया विशेषण, इसके पहला भेद है वो क्रिया विशेषण होता है। तो ये क्रिया विशेषण है, इसमें प्रतिदिन है वो कालवाचक है, यहां स्थानवाचक है, जितना परिमाणवाचक है, शीघ्र, ये देखिए ये भी क्या है, शीघ्र शब्द है, उसका प्रयोग करने पर निर्भर करेगा, बल्कि हम इसको कालवाचक मान सकते हैं। इसको हम क्या है, कालवाचक। और वैसे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी हो जाएगा। जैसे वह शीघ्र चला गया, उसने शीघ्रता से तब होगा, तो यहां हमें कालवाचक ही मानना है। ऐसे दूसरा और देख लो आप, धीरे धीरे, तो ये धीरे शब्द है वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बाद में से आएगा तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। जैसे वह चुपके से चला गया, चुपके से चला गया, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। और यदि अपेक्षा सिवाय, ये संबंध सूचक अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय। अहो, आहा, उपहाय, ये विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसमें भी अहो है वो आश्चर्य वाला है, विस्मय है। आहा, आहा क्या होगा, ये हर्ष सूचक है। उप है वो तिरस्कार सूचक है। हाय है वो शोक सूचक है। ही, भी, तो, तक, चारों आपकी किताब में दिए हुए हैं, ये निपात है। निपात जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद विशेष को बल प्रदान कर देते हैं तथा वाक्य का पूरा अर्थ बदलने की शक्ति रखते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ये अवधारक शब्द भी कहलाते हैं।
ये आपके अव्यय के भेद हो गए, अव्यय पूरे हुए। ये देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत है, बिना पलकें गिराए देखना निर्निमेष, इसको अनिमेष भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है, पलक झपकाए बिना। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, ये देखो ये आएगा, ये से बहुत सारे शब्द है वो बन सकते हैं, जैसे इसमें दिया है ना वह जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। ये देखिए आप, कठिन होने पर दूर का प्रयोग होगा, आसान होने पर सु का प्रयोग होगा। जैसे जहां जाना आसान हो वो सुगम होता है, जिसको समझना आसान हो वो सुबोध होता है, जिसको समझना मुश्किल हो वो दुर्बोध होता है। तो ये सु और दू का ध्यान रखें। और जो ऐसा किया ही नहीं जा सकता, जिसे काटा ही नहीं जा सके वो अकाट्य, जिसे भेदा ही नहीं जा सके वो अभेद्य, और ये क्या आ गया दुर्भेद्य। फिर देखो वह जो कम बोलता हो, ये इसका उत्तर है, वह जो कम बोलता हो मितासी। मितासी है वो कम खाने वाला होता है, आसी मानी खाने वाला। ये जो कम बोलता हो वो होता है मितभाषी। तो वन वर्ड है वो ध्यान में रखें। पुरुषत्व इन व्यक्ति को कहते हैं कलियु, उसे हम क्या कहेंगे कलियु कहेंगे। उपकार मानने वाला कृतज्ञ, न मानने वाला कृतज्ञ, ऐसे शब्दों को याद रखें। एक चारों कोने याद रखें। चारों कोनों में आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे पूर्व, पूर्व और उत्तर दोनों के बीच का है वो कौन सा कोण है ईशान। फिर ये कोण कौन सा है, यानी पूर्व और दक्षिण के बीच वाला ये आग्नेय। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला ये नैऋत्य, और फिर पश्चिम और उत्तर के बीच वाला ये कौन सा होगा वायव्य। इस प्रकार से ये चार कोने हैं, चारों दिशाओं के नाम याद रखने, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। अभ्यार्थी सही नहीं है, अभ्यर्थी होता है, ये गलत है। महात्म्य नहीं होता, महात्म्य होता है। बुधवार में ये धय नहीं होता, धय होता है। तरु छय है, इसमें चय आना चाहिए था। ये सभी अशुद्ध है, सभी अशुद्ध हैं। इनमें भी आपको ध्यान रखना है, अभ्यार्थी शब्द में स्वरागम संबंधी शुद्धि है एक, यानी स्वर ए के अलावा अगर कोई आ जाता है वहां तो वो स्वरागम है। महात्म्य इसमें कमी है तो ये स्वर लोप है। बुधवार में दे बिना मतलब ही आ गया, व्यंजन आगम है, इसमें व्यंजन लोप है। ये चार प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, तो चारों आपको ध्यान में रखनी है। श्रृंगार गलत है, ये देखो अनुग्रहित श्रृंगार है, इसमें ये रे नहीं आएगा, श्रृंगार। अनुग्रहित में री आएगा। सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र होता है, सह में रे लगेगा। ज्योत्सना में सह आधा आएगा, ये भी गलत है। प्रज्वल, प्रज्वल गलत है, एक ही आधा जाएगा। उपरोक्त गलत होता है, उपरियुक्त और यण संधि है, ऊपरी जोड़ उक्त, ऊपरी में री छोटी। प्रत्यार्पण शब्द गलत है, ये प्रति जोड़ अर्पण से क्या बनेगा प्रत्यर्पण, एक ही मात्रा होती है। अज्ञानता शब्द गलत है, अज्ञान भाववाचक संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। अज्ञान ही शुद्ध है, अज्ञानता गलत है। कई अनधिकार, विपत्काल, तात्कालिक सभी शब्द शुद्ध है, ये चौथा। तो शुद्धिकरण में भी आप ध्यान में रखें, सामान्य शब्द पूछेंगे इस परीक्षा में। भृत्य शब्द का अर्थ है, भृत्य शब्द का अर्थ है तो नौकर। ये आपको एक टॉपिक आपके ये दिया हुआ है कि रेखांकित पदों का अर्थ, तो किसी को भी रेखांकित कर देंगे उसका अर्थ पूछ सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, तो सोना, प्रेम, वर्षा, जल, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका कोई बहुवचन रूप नहीं होता। आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आंसू निकल गए, प्राण निकल गए, दर्शन हो गए, हस्ताक्षर किए। आगरा, दादा, पटना, मामा, ये बहुवचन बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। आगरा है, इसका आगरा ही होगा, आगरे नहीं होगा। इसका दादे नहीं होगा, पटने नहीं होगा, मामे नहीं होगा। दादाओं और पटना है वो एक है ही व्यक्तिवाचक, मामाओं, ये इनका बहुवचन हो सकता है, लेकिन दादे, मामे, पटने ये नहीं होगा। बाल, लोग, हालचाल, क्षमा, बाल
बहुवचन में प्रयुक्त होता है, लोग भी बहुवचन में, हालचाल भी बहुवचन में, क्रियाकलाप भी बहुवचन में, दाम भी बहुवचन में, लेकिन क्षमा है वो बहुवचन में नहीं, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो यहां उत्तर कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। ये वचन में आप ध्यान रखें। पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, रमेश जयपुर से आ गया था, यही है। आ गया था, अगर गया, रमेश जयपुर से आ गया, यहां तक अगर होता है तो ये सामान्य भूतकाल होता। सामान्य भूतकाल में था लगने पर क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। वह जयपुर में रहता था, यह अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण अगर नहीं है तो सामान्य करना है। वह अभी अभी आया है, यह आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल। उसने जोर देकर कहा, यह सामान्य भूतकाल है। भूतकाल के 6 भेद हम प्राय पढ़ते हैं, इसमें एक 4 भेद तो आएंगे और एक 5वां है वो हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते, यदि अगर शर्त वाले अगर हो तो वो क्या होगा? वो हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। और एक इसमें रह गया संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल का मतलब है कि रामू ने चाय पी ली होगी, ये संदिग्ध भूतकाल है। ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान काल में ता है तीय वाला होगा, जैसे राम यहां रहता है। दूसरा है वो अपूर्ण वर्तमान काल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे राम यहां पढ़ रहा है, वह ऐसा कर रहा है। ये मैं आपको अंतर बता रहा हूं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ये क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ऐसे तुलना करके जिसमें पढ़ाया जाता है वो कौन सी विधि होती है? उसको व्यतिरेक विधि कहते हैं। वो शिक्षण की कौन सी विधि है? व्यतिरेक विधि है। जैसे ये देखिए आप, वह अभी अभी आया है, यह आसन्न भूतकाल है। तो आसन्न भूतकाल है, जबकि ये इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दोनों में मैंने असमानता बताई है। असमानता है वो व्यतिरेक विधि में, असमानता के आधार पर तुलना, यानी तुलना के आधार पर शिक्षण करवाया जाता है। तो ये हो गया आपके काल हो गए। सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। यह प्रश्न है वो लिंग पर है। कवि, वर, विद्वान, पुरुष, ये मैंने अलग अलग डिजाइन किए हैं। ये देखिए आप, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द पहले तो उत्तर देख लो, ये 4 नंबर है। चील, मछली, मक्खी, गिलहरी, इनका कोई भी है वो पुल्लिंग नहीं होता। पुल्लिंग बनाने के लिए हमें नर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। नर मछली, नर चील, नर मक्खी, नर गिलहरी, ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द माने जाते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके देखो, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा, इनमें से कोई एक पूछ सकते हैं। वर का वधु होगा, स्त्रीलिंग रूप बता रहा हूं मैं आपको। विद्वान का विदुषी होगा, पुरुष का स्त्री होगा। खरगोश, भेड़िया, भालू, खटमल, सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये सदैव किस में प्रयुक्त होंगे? पुल्लिंग में। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बुद्धिमान, धोबी, बालक, तपस्वी, इनका स्त्रीलिंग बनाते समय प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। ये बुद्धिमती होगा, ये इन प्रत्यय, धोबिन होगा। बालक का बालिका होगा, ई का प्रत्यय। तपस्विनी होगा, तपस्विनी, इन्हीं प्रत्यय। ये सभी स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। स्त्रीलिंग प्रत्ययों का ध्यान रखें। तो ये लिंग से संबंधित प्रश्न हो गए। एक इसमें उभयलिंग और होता है। उभयलिंग है वो पदों के नाम ध्यान में रखो आप, जैसे सचिव है, कलेक्टर है, या हम ये ले सकते हैं गवर्नर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। ये शब्द हैं वो उभयलिंगी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थानी शब्दों के संदर्भ में गलत युग्म है। राजस्थानी शब्दों की ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अनलिमिटेड काम है। केवल आपको सामान्य कोई आएगा वो आ जाएगा, प्रश्न पूछेंगे तो। मैंने तो यहाँ ये कोरम पूरा करने के लिए दिया है। बोधा है वो कमजोर को कहते हैं। वास्तव में जो मानसिक रूप से कमजोर होता है उसको बोधा कहा गया है। ये आपके बाल गोविंद भगत है उसकी कहानी में से लिया हुआ शब्द है। बभूत है वो राग को कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और टोल्डो या टोल्डा ये ऊंट का बच्चा होता है, ये भी सही है। आथुणो है वो पूर्व दिशा नहीं होता, आथुणा ये पश्चिमी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। ये देखो पूर्व दिशा है वो अगुणा होता है, अगुणा। तो ये कोई भी शब्द वो राजस्थानी पूछ सकते हैं। प्राय कल्चर वाले शब्दों का ध्यान रखें। संकेतार्थक वाक्य, अब ये वाक्य है तो वाक्य में अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं।
8 वेदों में से कुछ यहां लिए गए हैं। यदि तुम पे से दो तो मैं चलूं, ये संकेतार्थक वाक्य है। संकेत जहां भी आएगा वहां शर्त वाले वाक्य होंगे। वर्षा तुम गाना गाओ, ये आज्ञार्थक है। आज्ञार्थक, आज्ञार्थक में रिक्वेस्ट भी शामिल है, अनुरोध भी इसमें शामिल होगा कि जैसे कृपया एक गाना सुनाओ, तब भी क्या होगा, आज्ञार्थक ही होगा। वह कैसा नयना विराम दृश्य है, ये विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। भगवान करे तुम्हारा भला हो, ये इच्छार्थक है, जिसको आशीर्वादात्मक भी कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छार्थक होगा। तो वाक्य के ये 8 भेद होते हैं, जिसमें विधानार्थक वाक्य है, उसमें नहीं का प्रयोग या क्या का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं पक्षी उड़ते हैं, ये विधानार्थक वाक्य है। जहां नहीं का प्रयोग हो जाए वो क्या होंगे, ऐसे वाक्य हैं वो निषेधवाचक हैं। जैसे रमा नहीं पढ़ रही है, प्रश्नवाचक वाक्य आप जानते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो इस प्रकार से ये 8 भेद हैं वो इनके लिए जा सकते हैं। एक ही संदेहात्मक वाक्य भी होगा कि शायद राम कल आ जाए, शायद राम कल आ जाए, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संदेहात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से ये 8 भेद हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य में देखो, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। आपकी किताब से उठाए सारे उदाहरण, ये 10वीं वाली किताब में से है, ताकि थोड़ा बहुत पता नहीं कोई दे ही दे प्रश्न। तो जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य की शुद्ध पहचान है कि इसमें एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य होता है। वैसे प्रधान उपवाक्य एक होता है, आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक होते हैं, लेकिन प्राय एक ही होता है। इसमें यह आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य, और वो कौन सा है, प्रधान उपवाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य है, इसमें जो, जब, जहां, जिसे, यानी वेदीकरण योजक है उनका प्रयोग होता है। यदि का प्रयोग, क्योंकि का प्रयोग, की छोटी जो की है उसका प्रयोग, ये सारे के सारे हैं वो इसमें आएंगे। सुशील ने कहा कि, ये की आ गया, ये देखो आप, तो ये आश्रित उपवाक्य है। ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है, ये भी हमें देखना है। ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और जो परिश्रम करते हैं ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, इसमें दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें कम से कम 2 प्रधान उपवाक्य हों। महंगाई बढ़ने के कारण श्रीलंका में विद्रोह हुआ, तो ये सरल वाक्य है। ये क्या है, सरल वाक्य। आश्रित उपवाक्य वो 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण वाला जो, जिसे ये होगा कि से शुरू हो गया, वो संज्ञा उपवाक्य हो गया। और अन्य जो बच गए उनसे शुरू हो गया, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। जैसे क्योंकि, यदि, जहां, जितना, जिधर, इनसे अगर कोई उपवाक्य शुरू होता है आश्रित उपवाक्य, तो वो क्या होगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट देखो, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। वाक्य के 2 अनिवार्य घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो यहां यही बात बताई गई है, उद्देश्य का विस्तार है। तो उद्देश्य ये देखो आप, प्रशांत ये करता है, मेरा भाई ये इसका विस्तार है। उत्तर क्या हो जाएगा, मेरा भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य कर्ता और कर्ता के विस्तार को मिलाकर के उद्देश्य आपको उत्तर के रूप में करना है। अगर विस्तार पूछ लें तो फिर विस्तार है वो विस्तार में आ जाएगा। और विधेय है, इसका संबंध क्रिया से होता है। विधेय का अनिवार्य अंग है वो क्रिया है। बाकी क्रिया विशेषण है, कर्म है, कर्तृपूरक है, कर्म पूरक है, ये विधेय में ही आएंगे। तो विधेय है उसमें क्रिया है। और इसमें ये देखो, यहां विधेय देख लीजिए आप, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये क्या है, विधेय है। अगर इसमें विस्तार पूछ लें तो धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये क्या हो जाएगा, ये इसका विस्तार हो जाएगा। सामान्य प्रश्न आएगा, थोड़ा ध्यान रखना है उस, ठीक है। ने अगर आए तो उसको उद्देश्य में शामिल करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अधिक परिश्रम करने वाले लड़के सफल होते हैं। वाक्य में रेखांकित भाग कौन सा पदबंध है। पदबंध है वो वाक्य का एक भाग होता है जो समान व्याकरणिक प्रकार ये करते हैं, इसको पद समूह भी कहते हैं। और पद समूह के रूप में हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। कुछ है वो दलील देते हैं ना इंग्लिश वाले,
हाँ, तो वो हिंदी में वो मान्य नहीं है, प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पदबंध वास्तव में हिंदी में वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद बंधे हुए हो, उसको आपको कभी भी इंग्लिश में नहीं ले जाना है। यानी आप जो, ये अच्छी बात है कि आप जानते हैं इंग्लिश, और फ्रेज होता है इसका अर्थ भी होता है, वो भी आप जानते हैं, लेकिन नाउन, ये जो आप फ्रेज की बात जो कर रहे हैं, वो यहाँ हिंदी में कोई भी चीज है वो किसी लैंग्वेज में घर कर जाती है तब वो उसका हिस्सा बन जाती है, उसे नहीं हटाया जा सकता। तो यहाँ आपको ये चीज है वो ध्यान में रखनी है कि अधिक परिश्रम करने वाले लड़के, तो यहाँ देखिए लड़के तक अंडरलाइन है, तो ये संज्ञा पदबंध है। ये पदबंध वो मुख्य रूप से तो 5 होते हैं, बल्कि 8 पूरे भी मानते हैं। हाँ, लेकिन 8 की कोई जरूरत नहीं है, 5 ही हैं, जिसमें ये देखो आप, इसमें ये शीर्ष पद है, शीर्ष पद है वो संज्ञा हो तब संज्ञा पदबंध होगा। इससे पहले वाला यहां तक देख लो आप, अगर यहां तक रेखांकित किया गया है तो ये विशेषण पदबंध है। ये क्या है? विशेषण पदबंध। और अगर यहां जैसे अधिक परिश्रम करने वाले आप, यहां अगर आप शब्द होता तो ये सर्वनाम पदबंध होता। क्रिया पदबंध है, उसमें एक से अधिक क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया सब मिलाकर के होती हैं। और क्रिया विशेषण है, उसमें क्रिया विशेषण, जैसे वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो बहुत धीरे धीरे है, वो क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। बाकी ज्यादा ध्यान नहीं देना, इन 3 में से पूछेंगे। सुमेलित नहीं है, अंधे की लकड़ी होना, लोकोक्ति और मुहावरे भी हमारे सिलेबस में है। तो ये देखिए, अंधे की लकड़ी होना ये मुहावरा है, एकमात्र सहारा होना बिल्कुल सही है। आकाश के तारे तोड़ना, बहुत ऊंचा होना, ये सही नहीं है। आकाश के तारे तोड़ने का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। ये देखो आप, बहुत ऊंचा होना है, इसका मतलब क्या है? आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना है, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ऊंचा होना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना, ये सही है। 8 कनौजिए 9 चूल्हे फूट होना, ये कहावत है, ये लोकोक्ति है। ये देखो आप, तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है, वो आपको ध्यान में रखना है। लास्ट प्रश्न देखिए आप, असंगत है, ये विराम चिन्ह है, वो सिलेबस में है, तो अर्ध विराम, तो अर्ध विराम के लिए ये सही है। नहीं दिख रहा है तो मैं बना देता हूं, ये सेमीकोलोन। हंस पद है वो सही है, इसको त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये इन्वर्टेड कोमाज है, इन्वर्टेड कोमाज। निर्देशक है, ये देखिए आप, निर्देशक भी इसमें सही है। ये देखो निर्देशक, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं प्रश्न को। ये देखिए आप, ये होने पर उत्तर ये हो जाएगा। ये देखिए आप, निर्देशक, ये निर्देशक नहीं है, ये कौन सा चिन्ह हो गया? फिर विवरण हो गया। इसको एक बार आप फिर से संशोधित कर लें कि विवरण चिन्ह है वो ये होता है, और निर्देशक चिन्ह है वो ये होता है, और योजक चिन्ह है वो 2 शब्दों के बीच में होता है। यानी ये 3 लाइन होती हैं, ये योजक है, ये निर्देशक है, और ये विवरण है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। ये विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्न था। विराम चिन्हों में या तो चिन्ह का नाम ही पूछेंगे, मोस्ट प्रोबेबली तो ये है कि कोष्टक है वो विराम चिन्ह होता है कि नहीं होता है, तो कोष्टक भी विराम चिन्ह होता है। अल्प विराम के बारे में प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। अल्प विराम का प्रयोग हम कहां करते हैं, ये आपको डायरेक्ट भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं विराम चिन्हों के बारे में। तो क्योंकि ये स्वतंत्र यूनिट है, वो एक ही है, इनका मिजाज देखना चाहिए पाठ्यक्रम का। इसमें आपके 3 यूनिट है, 5 प्रश्नों की तो है ही, इसके अलावा 20 प्रश्न भी 15 के स्थान पर पूछे गए हैं पहले, तो पूछे जा सकते हैं, 18 भी पूछे जा सकते हैं। तो ये रीट का पूरा पाठ्यक्रम था। रीट का पाठ्यक्रम हमने बहुत शॉर्ट में पूरा कर लिया है। ये मैंने आपके कहने पर, आपके सुझाव हैं उनका आदर किया है, और ये अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत फायदा है वो हो सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, और भी कोई बात हो तो आप जरूर बताएं। धन्यवाद।